नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रमुख कृषक आंदोलनों के बारे में। इससे पिछला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में भी हमने कुछ कृषक आंदोलनों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। जैसे कि उसमें हमने देखा था सन्यासी फकीर आंदोलन देखा था, रंगपुर का आंदोलन देखा था, पागलपंथी आंदोलन देखा था टीपू का, ठीक है। उसके बाद फराइजी आंदोलन के बारे में हमने जानकारी उसमें हासिल कर ली थी। इस प्रकार से कुछ आंदोलनों के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में जानकारी हासिल कर ली है। थोड़े आंदोलनों के बारे में आज के लेक्चर में जानकारी हासिल करेंगे, फिर कुछ और कृषक आंदोलन रहेंगे, वो अगले लेक्चर में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जानेंगे नील विद्रोह के बारे में कि ये नील विद्रोह क्या हुआ करता था, इंडिगो रिवोल्ट। 1856 से लेकर 1860 ईस्वी तक ये चलता है। खासतौर से अगर हम देखा जाए तो 1859 के आसपास में ये बहुत बड़ी मात्रा में चलता है नील विद्रोह। तो सबसे पहले नील विद्रोह पे जाने से पहले तो हम ये देखें कि नील ये क्या वाला है ना, यानी कि नील जो है ये है क्या चीज़, इंडिगो जिसे कहते हैं, ये क्या चीज़ है। तो हुआ क्या करता था कि प्राचीन काल में, यानी कि ये तो आधुनिक काल है, अब आपको किसी प्राचीन काल कैसे, यानी कि आप ऐसे समझो कि उस काल में कपड़ों को रंगने के लिए नील का इस्तेमाल किया जाता था और उस नील की खेती जो है वो भारत में करी जाती थी, है ना। तो उस नील की खेती की वजह से क्या होता था कि बहुत सारे जो वहाँ के किसान थे उनका शोषण हुआ करता था, क्योंकि इनसे ज़बरदस्ती जो है नील की खेती करवाया करते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर विद्रोह कर देते हैं किसान, ठीक है। यहाँ से देखिए कि बंगाल और बिहार के जो जमींदार जो थे, उनसे जो निलहे लोग साहब हुआ करते थे, उन्होंने भूमियाँ उनकी जो होती थी उनको जब्त कर लेते हैं वो लोग, यानी कि खरीद लेते हैं। आप कहो कि उनसे वो ज़मीनें जो थी, वहाँ के जो बंगाल और बिहार के जो ज़मींदार हुआ करते थे, उनसे वो ज़मीनें जो थी आ जाती है किनके पास में, इन जो यूरोप के लोग हुआ करते थे, जो कंपनी से जिन्होंने अब अवकाश ग्रहण कर लिया हो, यानी कि जो रिटायर हो गए, वो लोग ज़मीनें ले लेके अब वो खुद जो है नील की खेती करने लगे। यानी कि ज़मीनें उनकी हो गई, अब नील की खेती किससे करवाएंगे, भारत के लोगों से वो नील की खेती करवाना वो शुरू कर दिया, और उन लोगों ने भारत के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, ठीक है। वहाँ के जो कृषक थे यानी किसान, वो तंग आ जाते हैं, और एक नेता एक व्यक्ति होता है दिगंबर विश्वास, और साथ में एक व्यक्ति विष्णु विश्वास। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में जो कृषक है वो अत्याचारों से तंग आकर उनके नेतृत्व में वो हड़ताल कर देते हैं कि भैया हम नील आज उगाए ना कल उगाए, हमारे बस की बात तो नहीं है, ठीक है। ये हड़ताल कहाँ पर हुई, तो जो पावना जिला है, नदिया जिला है, कहाँ पर, ये बंगाल में, वहाँ से शुरू हुई होती है। बाद में जैसोर, खुलना, राजशाही, ढाका, दिनाजपुर, मालदा प्रदेशों में भी आगे चल के ये फैल जाती है, ठीक है साहब, ये बातें पता लग गई। उसके बाद में होता क्या है, हरीश चंद्र मुखोपाध्याय, गिरीश चंद्र बसु, दीनबंधु मित्र, ये दीनबंधु मित्र का नाम तो आप बिल्कुल मत भूलना, क्यों मत भूलना अभी आगे आपको बताऊंगा, शिशिर कुमार घोष और भी बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने किसानों की मांगों का समर्थन किया कि भाई किसान जो कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि ये जो टैक्स वगैरह है वो कम होना चाहिए, और ये नील की खेती ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, ये जो खेती हो रही है ये भी कम होनी चाहिए। इन लोगों ने समर्थन किया किसानों को कि भाई किसान लोग जो है वो सही बात कर रहे हैं। कौन कौन थे, हरीश चंद्र मुखोपाध्याय, गिरीश चंद्र बसु, दीनबंधु मित्र, शिशिर कुमार घोष। ये नाम कुछ आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नील विद्रोह से जुड़े हुए नेताओं में कौन कौन से हैं, है ना। तो हरीश चंद्र मुखोपाध्याय, गिरीश चंद्र बसु, दीनबंधु मित्र, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, किसानों की मांग का समर्थन करते हैं, ठीक है सर। अब इन किसानों से सरकार तंग आ जाती है, तंग आकर सरकार एक आयोग का गठन करती है, नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन। नील आयोग का गठन कर देती है सरकार की भाई हम एक आयोग गठित कर रहे हैं, ये आयोग बताएगा कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ गलत हो रहा है तो फिर उसको क्या रियायत दी जानी चाहिए, ये सब देखेगा कौन, इंडिगो कमीशन या नील आयोग, ठीक है। 1862 में बाद में सरकार एक कानून पास करती है जिसमें किसानों की शिकायतें दूर कर दी जाती है, ठीक है। परंतु बिहार का जो नील उगाने वाला क्षेत्र हुआ करता था और वहाँ के जो काश्तकार हुआ करते थे, और दरभंगा और चंपारण के जो किसान हुआ करते थे, ये बाद में वापस से विद्रोह कर देते हैं। 1866 और 68 के बीच में ये विद्रोह कर देते हैं। बंगाल में तो ये समस्या समाधान इसका समाधान कर दिया गया, परंतु बिहार में जो है ये किसान वापस यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। जैसोर में भी फिर से किसान विद्रोह कर देते हैं 1883 और 1889-90 के आसपास में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको याद क्या रखना है, इससे रिलेटेड आपको याद ये रखना है
कि दीनबंधु जो ये दीनबंधु मित्र हुआ करते थे, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये वाले दीनबंधु मित्र जो थे, इन्होंने एक नाटक लिखा। नाटक का नाम क्या था? नील दर्पण। और किस में लिखा? बांग्ला भाषा में। ये देखो, ये लिखा हो ना, ये नील दर्पण ही लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। मैं इसीलिए ये फोटो लेके आया हूँ कि आपके दिमाग में कम से कम फोटो देख के ही रहे कि नील दर्पण कौन सी भाषा में था? बांग्ला भाषा में था। ये नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक जो है वो लिखा था बांग्ला भाषा में। और किस पर? जो नील विद्रोह हुआ था उसके ऊपर ये आधारित हुआ करता था। और वहाँ पर जो बागान मालिक हुआ करते थे उनका खुला चित्रण किया जाता है इस नाटक के अंदर। बाद में माइकल मधुसूदन दत्त होते हैं, एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान होते हैं भारत के। ये नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं ताकि ब्रिटेन और दूसरे देशों की जो जनता है उसको भी पता लगे कि भारत में किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स हैं वो अत्याचार कर रहे हैं भारत के किसानों पर। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन करता है? माइकल मधुसूदन दत्त। उसके बाद में 2 समाचार पत्र हुआ करते थे, हिंदू पैट्रियट और सोम प्रकाश। इन समाचार पत्रों ने किसानों की मांगों को उठाया कि भाई हाँ, किसानों की मांग सही है। जैसे आज भी किसान जो है भारत में आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, है ना। तो हिंदू पैट्रियट और सोम प्रकाश जो है, इन अखबारों ने किसानों की मांग को उठाया कि भाई किसान जो है ये सही कह रहे हैं और लोगों तक उनकी मांगों को पहुंचाए। जैसे अभी तो भारत में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें तो भारत के जो मैक्सिमम न्यूज़ चैनल और जो अखबार है उनको आतंकवादी बताने में और सब घोषित करने में लगी हुई है। परंतु उस काल में हिंदू पैट्रियट और सोम प्रकाश जो थे, ये जो है किसानों की मांग को सही बता रहे थे कि हाँ भाई किसानों की मांग सही है। साथ ही साथ एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुआ करता था, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने भी इनकी मांगों को आगे बढ़ाया कि भाई किसान जो है इनकी मांगे सही है। अभी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन क्या है? हिंदू पैट्रियट, सोम प्रकाश जो अखबार है ये किन किन के हुआ करते थे, अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है इसके अध्यक्ष और सचिव हुआ करते थे राजा राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए ये है राधाकांत देव। राधाकांत देव जो है ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से तो जुड़े हुए हैं, साथ साथ देखिए यहाँ पर नील आंदोलन से भी जुड़ गए इसी प्रकार से, ठीक है। बाद में राधाकांत देव ने एक धर्म सभा नाम का संगठन बनाया था। कब? 1830 ईस्वी में। क्यों बनाया था? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस सती प्रथा को वापस कराने के लिए धर्म सभा जो है वो उसका गठन होता है ना। हालांकि ये राधाकांत देव जो हैं इनके विचार ऐसे तो खूब सही होते हैं। ये भी महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, छुआछूत को ये भी नहीं मानते हैं, स्त्री शिक्षा को ये भी बढ़ावा देते हैं। परंतु ये जो है सती प्रथा जो है इसको ये कहते हैं कि भाई सती प्रथा भारत का ये हमारा यहाँ की परंपरा है और ब्रिटिशर्स लोग जो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो राधाकांत देव ने धर्म सभा नाम का एक संगठन बनाया था 1830 में, ठीक है। क्यों कराया था? कि सती प्रथा जो कानून था उसको वापस करवाने के लिए। परंतु ये कानून वापस नहीं करवा पाए थे ये धर्म सभा। ये इनके बारे में एक याद रख लेना, ठीक है। साथ ही साथ ये जो संगठन था इसमें रामगोपाल घोष, पियरी चंद्र मित्रा, कृष्णदास पाल जैसे और भी सदस्य हुआ करते थे, है ना। तो ये हमने देख लिया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इनके बारे में थोड़ी जानकारी आगे भी हम हासिल कर लेंगे। चलो, अब नील विद्रोह से संबंधित हमने देख लिया था कि हिंदू पैट्रियट जो है और सोम प्रकाश, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं क्योंकि यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है। जब नाम आ गया तो जानकारी हासिल कर लेते हैं। हिंदू पैट्रियट जो था एक साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करता था और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से, ठीक है। ये अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियाँ होती थी उसका ये जोरदार विरोध करता था। और मधुसूदन राय जो थे, माइकल मधुसूदन दत्त, जिन्होंने नील दर्पण का हिंदी में अनुवाद किया, सॉरी इंग्लिश में अनुवाद किया था, वो अलग है। वो मधुसूदन दत्त है, मधुसूदन राय है ना। तो मधुसूदन राय जो हुआ करते थे उन्होंने 1853 में इसे स्थापित किया था हिंदू पैट्रियट को कोलकाता में, ठीक। इसके बाद में इसके और भी संपादक इसमें जुड़ जाते हैं, जैसे गिरीश चंद्र घोष, एक नाम मत भूलना, गिरीश चंद्र घोष, ये नाम तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। हिंदू पैट्रियट से अगर जुड़ा हुआ कोई नाम पूछते हो तो सबसे पहले गिरीश चंद्र घोष ही पूछेंगे आपको। तो मधुसूदन राय और गिरीश चंद्र घोष इसके, फिर एक राजकुमार सर्वाधिकारी भी इसके सदस्य हुआ करते थे। 1892 में ये जो साप्ताहिक हुआ करता था हिंदू पैट्रियट, इसको दैनिक समाचार में बदल दिया जाता है, ठीक है। और ये उपनिवेशी शासन के खिलाफ खूब मजबूती से विरोध प्रकट करता है हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र। तो हिंदू पैट्रियट के बारे में आपको क्या याद रख लेना है? एक तो इससे जुड़े हुए कौन है? गिरीश चंद्र घोष, इसके संपादक हुआ करते थे। और बाद में शुरुआत में मधुसूदन राय जो हुआ करते थे उसने इसको स्थापित किया था। ये एक पहले वीकली होता है यानी साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करता था।
ठीक है, हिंदू पैट्रियट हो गया। इसके बाद में देख लेते हैं सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून जो है पारित होता है भारत में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण जो है, इनके संपादन में ये शुरू हो जाता है सोम प्रकाश 1859 में। 1859 में सोम प्रकाश की शुरुआत की जाती है और इससे जुड़े हुए कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है। और ये साप्ताहिक पत्र हुआ करता था और नील आंदोलन में योगदान के लिए इसे याद किया जाता है, किसको? सोम प्रकाश को। तो ऐसे की ऐसे लाइन उठा के यूपीएससी पूछ सकती है कि सोम प्रकाश को नील आंदोलन में योगदान के लिए जाना जाता है, हाँ, है ना। तो सोम प्रकाश और हिंदू पैट्रियट ने नील आंदोलन में खूब बढ़ चढ़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है साहब। आगे आ जाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये कौन से खेत की मूली है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। उससे पहले भी भारत में जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने कुछ ना कुछ संगठन जो है बनाने शुरू कर दिए थे, ताकि अब जो भी मांगे हुआ करती थी भारत की, वो वहाँ की संसद, ब्रिटेन की संसद को पहुँचाया जा सके, जो भारत की सरकार हुआ करती थी उसको पहुँचाया जा सके, है ना। तो प्रार्थना वगैरह उनके पास भेजा जा सके, लेटर वगैरह भेजा जा सके, इसके लिए कुछ एसोसिएशन वगैरह जो है भारत में ऑलरेडी बनने लगे थे कांग्रेस के बनने से पहले ही। आगे आने वाले चैप्टर्स जब हम देखेंगे कांग्रेस का गठन, तो उससे पहले, कांग्रेस के गठन से पहले के कुछ संगठन है वो भी देखेंगे, तब इनके बारे में और जानकारी अच्छे से हासिल कर लेंगे। अभी नाम आया तो इसकी जानकारी हासिल हम कर लेते हैं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है, इसका गठन कर दिया गया था 1851 ईस्वी में, ठीक है। और ये भारतीयों के संगठन का पहला उदाहरण माना जाता है, मोटा मोटी, है ना। इससे पहले भी हालांकि स्थापित तो हो चुके थे, पर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को मोटा मोटी एक भारतीयों का पहला संगठन इसे माना जाता है ना। और इसका समाचार पत्र हुआ करता था हिंदू पैट्रियट। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का ही समाचार पत्र हुआ करता था हिंदू पैट्रियट। तो हिंदू पैट्रियट के माध्यम से ही अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया करता था, ठीक है। बाद में इसके संपादक हो जाते हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। जब 1852 का चार्टर एक्ट तैयार हो रहा था, ठीक है, यानी कि 1853 का जब चार्टर एक्ट बनने वाला था, तो 1852 में उस पर जब चर्चा शुरू हो रही थी, तो ये जो एसोसिएशन जो था, इसने याचिका दाखिल की थी अंग्रेजों के पास में कि भैया ये इसमें शामिल होने चाहिए प्रावधान, थोड़े हमारे प्रावधान भी इसमें शामिल करवाओ, ठीक है। और बाद में 1860 ईस्वी में नील की खेती के जांच के आयोग की मांग भी की गई थी इसी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, कि भाई नील की खेती हो रही है, इसमें जो शोषण हो रहा है। अभी हमने देखा कि नील इंडिगो कमीशन बना दिया गया था वहाँ पर, तो उस इंडिगो कमीशन बनवाने में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है साहब। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हमने देख लिया, इससे जुड़े हुए कुछ लोग हमने देख लिया 1851 में, ठीक है। अब आंदोलन, नील आंदोलन के बाद में 1872 से लेकर 76 तक ये मुख्य रूप से आंदोलन चलता है। पूर्वी बंगाल का पाबना विद्रोह, है ना। तो ये कहाँ होता है? अभी बंगाल में होता है। नील विद्रोह कहाँ होता है? वो भी बंगाल में ही होता है। तो देखिए, पाबना विद्रोह में क्या होता है, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो किसानों के ऊपर अत्याचार किया करते थे, उनसे अधिक से अधिक मात्रा में लगान वसूल किया करते थे, है ना। और उनको इस प्रकार से खूब तंग किया करते थे, गैर कानूनी वसूलियाँ भी कर लिया करते थे, उनको एक तरीके से पूरा चूस लिया करते थे, ठीक है। अब वहाँ पर कानून बना दिया गया था बंगाल में इस प्रकार का। तो अब कानून बनाने के बाद में ये जो जमींदार हुआ करते थे, ये किसानों के पैदावार को उठा के ले जाते थे, मवेशियों को उठा के ले जाते थे। भाई कानून जो है उन्होंने बोल दिया था कि भाई ये संपत्तियां वगैरह आप इस प्रकार से जब्त नहीं कर पा सकेंगे, तो ये फिर भी ये मवेशियों को, पैदावार को उठाकर ले जाया करते थे कि भैया आपने लगान नहीं भरी है, आपका बैल जो है वो उठा के ले गए, कुछ भी अनाज है पड़ा है आपके घर में, उठा के वो ले जाते थे। और भूमि से उनको बेदखल भी कर दिया करते थे कि भैया आप कल से तुम निकल जाओ यहाँ से, अब खेती मत करना, आपकी ज़मीन नहीं है हमारी, क्योंकि ज़मीन तो ज़मींदारों को ही हुआ करती थी। अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त लाके ज़मींदारों को पूरी भूमि का मालिक बना दिया था, ठीक है। अब साथ ही साथ उनके जो दखलकार के जो अधिकार हुआ करते थे, उनसे भी उनको वंचित कर दिया गया। ये दखलदारी के अधिकार क्या हुआ करते थे? दखलदारी का अधिकार ये हुआ करता था कि आपको वहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सकता, आपकी ज़मीन जो है उससे आपको दखल नहीं किया जा सकता, ये दखलदारी अधिकार हुआ करते थे। तो वो दखलदारी अधिकार भी वापस ले लिए, उससे भी वंचित कर दिया गया इनको, है ना। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जाती है। इससे दुखी होकर इससे 1872 में शुरू कर देते हैं पूर्वी बंगाल के लोग विद्रोह, यानी कि आंदोलन चलाना शुरू कर देते हैं कि भैया हम तो टैक्स आज देंगे,
कि ना कर देंगे, हमारे बस की बात तो है ही नहीं है, क्योंकि ये लोग इतना ही टैक्स ही मांग लेते हैं, ठीक है। और जो स्थानीय जमींदार हुआ करते थे और उनके जो दलाल हुआ करते थे, उन सब पर हमले करना शुरू कर देते हैं बंगाल के लोग। अंत में फिर देखिए सरकार जो है वो विद्रोह को दबा देती है और फिर इसकी वजह से बंगाल में बंगाल काश्तकारी कानून लाया जाता है, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लाया जाता है। और 1885 में देखिए कांग्रेस का गठन भी होता है। ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं ना, उनको कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए ताकि कुछ याद रह जाएगा आपको। तो कांग्रेस का गठन भी देखिए 1885 में होता है और 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट यानी बंगाल काश्तकारी कानून पारित कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें किसानों की, ताकि किसानों की जो शिकायतें हैं उनको दूर किया जा सके। अब ये जो पावना आंदोलन हुआ करता था, यह पावना आंदोलन जो था, इस आंदोलन में हिंदू पैट्रियट और अमृत बाजार पत्रिका जो हुआ करती थी उन्होंने, अब आप सोचो कि किसका साथ देंगे। अभी हमने देखा कि हिंदू पैट्रियट ने और सोम प्रकाश ने वहाँ पर जो है वो भारतीय लोगों का जो नील उगाते थे उनका समर्थन किया था नील विद्रोह में। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर किसका समर्थन करेंगे? आपको लग रहा होगा कि यहाँ भी ये किसानों का समर्थन करेंगे। गलत। वहाँ पर ये किसानों का समर्थन इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर किस किस के बीच में चल रही थी झगड़ा, किस किस में था? वहाँ पर झगड़ा था अंग्रेजों के बीच में वर्सेस किसानों का और जमींदारों के बीच में, किसानों प्लस जमींदारों के बीच में। तो एक तरफ अंग्रेज थे इसलिए ये अंग्रेजों के विरोध में थे, परंतु यहाँ पर स्थिति उल्टी पड़ जाती है। अब इस हिंदू पैट्रियट का मालिक कौन है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के मालिक कौन है? बड़े बड़े जमींदार। उसके सदस्य कौन है? बड़े बड़े जमींदार। तो अब आंदोलन कर किसके लिए खिलाफ रहे हैं किसान? बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ। तो ये साथ किसका देंगे? बड़े बड़े जमींदारों का। तो ये हिंदू पैट्रियट और अमृत बाजार पत्रिका ABP, आपने सुना होगा ना ABP न्यूज़ और ये सब, तो अमृत बाजार पत्रिका ये, तो ये किसका साथ देते हैं? ये जमींदारों का साथ देते हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ देते हैं। और हर एक चीज़ को जो जमींदार करते थे उसको ये सही साबित करने में लग जाते हैं। जैसे आज फिलहाल की मीडिया जो है, सरकार जो भी करती है उसको किसी भी हालत तक जाके, किसी भी आप सीमा तक जाकर उसको सही ठहराने में लग जाते हैं कि 2000 के नोट में चिप है और सरकार से भ्रष्टाचार ये खत्म कर देगी और वे बाकी आप सब जानते ही हैं, है ना। तो इस प्रकार से इनका घिनौना चेहरा जो है फिर इनका सामने आता है वहाँ पर। और जो देसी समाचार पत्र हुआ करते थे और जो आंग्ल भारतीय प्रेस हुआ करती थी उसने खूब मजाक उड़ाई थी उनको इनकी, क्योंकि देखिए कि कितनी बेशर्मी से ये जो है किसानों का साथ न देकर ये साथ दे रहे किसका? बड़े बड़े जमींदारों का, ठीक है। बाद में देखिए अमृत बाजार पत्रिका, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका क्या है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है ये बांग्ला भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र हुआ करता था और भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में इसकी गिनती की जाती है। इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था 1868 ईस्वी में। इसके सबसे पहले इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? दो भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? अमृत बाजार पत्रिका की, ठीक है साहब। अमृत बाजार पत्रिका हमने देख लिया। और पावना आंदोलन में अमृत बाजार पत्रिका और हिंदू पैट्रियट ने जमींदारों का साथ दिया था बड़ी बेहूदगी के साथ। उसके बाद में देखिए दक्कन में होते दंगे। अब देखिए बंगाल में हमने देख लिया कि किस प्रकार से बंगाल में जो है वो आंदोलन होता है। नील विद्रोह हो गया, पावना विद्रोह वहाँ पर हो गया। अब जो है इसी प्रकार से बंगाल के जैसे ही समस्या जो है कहाँ पर हो रही थी, ऐसी समस्या किसानों का शोषण हो रहा था महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में ऐसी समस्या हो रही थी। उसकी वजह से वहाँ पर किसान लोग दंगा कर देते, जो आंदोलन कर देते हैं उसको ब्रिटिश सरकार नाम देती है दक्कन दंगा। इसलिए इसका नाम है दक्कन दंगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार फिर दक्कन दंगा आयोग भी बनाती है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा दक्कन दंगा। और क्वेश्चन भी अगर पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से दक्कन दंगा के हिसाब से ही पूछा जाएगा। और अगर वैसे देखना हो फॉर्मली नाम तो मराठा कर्षकों का विद्रोह ये कब होता है? 1875 ईस्वी में होता है साहब। चलो ये भी देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर समस्या अलग थी, पश्चिमी बंगाल से समस्या महाराष्ट्र में अलग हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए जो समस्या थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या थी सूदखोरों की, और जो महाजन हुआ करते थे उनकी समस्या हुआ करती थी। और ये कौन हुआ करते थे? ये मारवाड़ी और गुजराती लोग हुआ करते थे। ये मारवाड़ी और गुजराती लोग जो है ये जो है सूद पर पैसा देते थे किसानों को। अब किसानों को सूद पर पैसे की जरूरत क्या पड़ेगी? क्योंकि अंग्रेज लोग जो लोग थे, अब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में क्या उगाते थे? ये कपास। कपास जो है ये कैसी खेती है? ये जो है ये नकदी फसल है। अब कपास की एक चीज़ है, जब कपास अच्छे से उग गई तो माला माल, और अगर ये खराब हो गई तो कंगाल, सीधा रोड पे आएगा आदमी। अगर गेहूँ उगाओ
20 बोरी की जगह मान लो 5 बोरी भी होगी तो खाने के लिए तो बचेगा, कपास खत्म, आपके पास खाना भी खत्म। तो यहाँ पर ये समस्या हुआ करती थी। तो जब इनके पास खेती नहीं होती थी ठीक से, और भैया आपको अपनी ज़मीन बचानी है तो अंग्रेज़ों को तो लगान देना पड़ेगा, तो ये क्या करते थे, साहूकार होते थे, उन साहूकारों के पास में जाकर ऋण ले लिया करते थे और उस ऋण के आधार पर फिर से बीज खरीद के ये खेती करते थे। अब इनके पास क्या होता था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके ऊपर जो है इनका ऋण चढ़ जाया करता था, और साहूकार भी फिर देखिए वहाँ पर चतुराई से किस प्रकार से 10 रुपये को 100 बना देते, 100 को 1000, इस प्रकार से इनकी पुश्तें बीत जाती थी मगर उनका कर नहीं चूक पाता था। तो ये तो वहाँ की समस्या हुआ करती थी, इसी की वजह से वहाँ के लोग परेशान थे। अब होता क्या है, करदे गांव होता है महाराष्ट्र में, वहाँ के एक तालुका होती है सिरूर तालुका, वहाँ पर एक साहूकार होता है कल्लूराम मारवाड़ी। देखिए नाम से खराब लग रहा है, कल्लूराम मारवाड़ी जो साहूकार था उसने, वहाँ का एक व्यक्ति होता है बाबा साहिब देशमुख। बाबा साहिब देशमुख जो है, बाबा साहिब देशमुख ने 150 रुपये का ऋण लिया था, और 150 रुपये के ऋण के ऊपर ही कल्लूराम ने बेदखली का आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। किससे? अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों और इनकी सांठगांठ हुआ करती थी, ठीक है साहब। और कल्लू साहब का इनको बाबा साहिब देशमुख को बाहर निकाल दिया गया और इनको घर को गिरा दिया गया। जब इनके घर को गिरा दिया गया, लोग जो थे पहले ही दुख में थे, लोग वैसे ही परेशान थे, और ये एकदम आग में चिंगारी का आग में घी का काम कर देती है, और इस समस्या की वजह से जो है ये मराठा कृषकों का विद्रोह शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में पूना और अहमदाबाद के किसान जो थे वो लोग भी साहूकारों का बाइकआउट कर देते हैं, क्योंकि सेम टू सेम समस्या से जूझ रहे थे ये, क्योंकि इनका जो ऋण होता था, जो इनका कर्ज होता था, कभी चूकता ही नहीं था। उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया करते थे, अंगूठा लगवा लिया करते थे, ज़मीनें जब्त कर लिया करते थे, ठीक है। अब जब्त ज़मीन कर लेंगे तो ये खुद तो उसमें खेती करेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, कल तक आप जिस ज़मीन के मालिक थे, अब वो ज़मीन तो हो गई है ठाकुर साहब की, वो ज़मीन किसकी हो गई है, इन महाजनों की। अब आप उसके ऊपर एक काश्तकार के जैसे काम करोगे, यानी मजदूर के जैसे आप अपने ही ज़मीन पर काम करोगे, क्योंकि ये तो काम करेंगे नहीं। अब वो ज़मीन पर आपसे ही काम करवाएंगे, आपकी ज़मीन इनके नाम हो चुकी है, अब आप सिर्फ उसमें खेत मजदूर रह गए। इस प्रकार से ये क्या करते थे। अब ये किसान जो इस आंदोलन में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये लोग इनको मारने काटने पर ध्यान नहीं देते थे। इनकी मेन समस्या क्या थी, ये जो इन्होंने बड़ी बड़ी जो इन्होंने पोथियाँ पाने बना रखे थे ना, जिनमें इन किसानों का टैक्स, ये जो कर के ऊपर कर लगाते जा रहे थे, ऋण के ऊपर ऋण लगाते जा रहे थे, ये इनकी मुख्य दुश्मन हुआ करती थी। तो उनको सबसे पहले ख़त्म करना इनका उद्देश्य हुआ करता था। एक मूवी है गुलामी, धर्मेंद्र और मिथुन की मूवी है पुरानी, आप देखिएगा, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे आप। अच्छी मूवीज़ आपको देखनी चाहिए टाइम निकाल कर, है ना। फालतू की मूवी देखने तो मैं भी नहीं कर रहा कि आप जाओ और वो शाहिद कपूर की कौन सी मूवी आई थी, एनिमल मूवी देखने जाओ, ये तो बकवास मूवीज़ हैं, तो बिल्कुल देखनी ही नहीं चाहिए, पता नहीं लोग क्यों देखते हैं ऐसी। पर आपको ये गुलामी मूवी देखनी चाहिए, थोड़ा आप कनेक्ट कर पाओगे, है ना, कि किस प्रकार से किसानों को बेदखल कर दिया जाता है साहूकार, और उसमें देखिए वो धर्मेंद्र फिर किस प्रकार से उनके वो पोथिया पानी जलाने में जो है कामयाब हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है कैसे भी करके उनके वो पोथी पानी जो थे उनको जलाने की कोशिश करते हैं भाइयों को, ताकि ये हिसाब खत्म हो जाए किसी भी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में पुलिस भी विद्रोह को दबा नहीं पाती है, और उसकी वजह से फिर सेना को बुलाया जाता है, और सेना जो है बड़ी बर्बरता के साथ इसको दबा दिया जाता है। परंतु दबाने के बाद में यहाँ पर दक्कन दंगा आयोग जो है उसका गठन किया जाता है ना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की तरफ से तो देखा जाए तो ये दंगा ही हुआ था, तो उन्होंने फिर दक्कन दंगा आयोग गठित किया, और उसमें देखा गया कि भाई आप देखो किसानों की क्या समस्या है और क्या ये साहूकार वगैरह गलत कर रहे हैं, है ना। तो आयोग फिर सिफारिश करता है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया जाए, तो फिर दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया था 1879 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी से दे देगी कि दक्कन दंगा के बाद में या एक आयोग का गठन किया गया था, और उस आयोग ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम की सिफारिश की थी, तो हाँ बिल्कुल की थी और लाया भी गया था, है ना। इस कानून में ये कह दिया गया कि जो भी मतलब सरकार जो है रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करेगी सबसे पहले तो, और जो भी किसान पैसा लेंगे उस टाइम पे किसानों को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, और वो हस्ताक्षर रजिस्ट्रार के सामने ही होंगे, और जो हस्ताक्षर रजिस्ट्रार के सामने नहीं हुआ वो हस्ताक्षर ही मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसमें कहा गया। देखिए इसमें किसान लोग इतने डर जाते हैं ना कि किसान अपने अंगूठे ही काट देते हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी अंगूठा लगाने से डरते थे कि पता नहीं कौन से अंगूठे से हमारी ज़मीन चली जाए, कौन से अंगूठे पता नहीं हमारा
जो ब्याज कितना बढ़ा दे ये लोग, कितना हमारा जो हमने लोन लिया था वो कितना बढ़ा दे, है ना। ठीक है साहब। अब ये जो थे जो किसान कर्ज बिल्कुल भी नहीं दे सकता था, पहले कहा गया कि भाई वो अपना दिवाला निकाल सकता है, और इस कानून में ये भी कहा गया कि जो किसान की अगर मान लो संपत्ति जब्त भी करनी है ना, तो पहले उसकी चल संपत्तियां जब्त की जाएगी, है ना, उसके बाद ही अचल संपत्तियां जब्त की जाएगी। यानी चल मतलब पहले उसकी बैलों की जोड़ी उठा लेंगे, कुछ और मशीन वशीन घर गाँव में कुछ भी होगा वो उठा लेंगे, उसके बाद में उसका घर वगैरह ज़मीन वगैरह जब्त की जाएगी, ऐसा इस कानून में कहा गया था, है ना। और ये भी कह दिया गया कि भाई मराठा किसान जो है दिवाला निकाल लिया उसने, भाई दिवालिया घोषित कर दिया, है ना, उसके बाद में उसको कैद नहीं किया जाएगा। भाई अब उसने कह दिया भाई मेरा दिवाला निकल गया तो अब इसे कैद नहीं किया जाएगा। और जो मियाद थी भाई टैक्स कितने दिनों में आपको देना है, उसको 3 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो दक्कन जो ये राहत अधिनियम लाया गया था उसमें थोड़ी से ये प्रावधान करे जाते हैं जिससे थोड़ा सा इनको राहत मिलती है। अब देख लेते हैं कि दक्कन दंगा आयोग के कारण क्या थे, कि ये दक्कन में दंगे हुए क्यों, क्या कारण थे इनमें। तो सबसे पहले तो जो सूदखोर हुआ करते थे, सूदखोरों ने मालगुजारी की अदायगी के लिए किसानों को कर्ज देने में इस आधार पर मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि जमानत पर्याप्त नहीं है ना। वहाँ पर कानून ला दिया गया था एक कि किसानों को अचल संपत्ति जो है वो जब्त नहीं करी जाएगी, पहले चल संपत्ति जब्त करी जाएगी, है ना। ये कानून ला दिया गया था बंगाल में, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो ये सूदखोरों ने वहाँ पर जो है इनको ऋण देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया कि भैया हम तो आपकी अचल संपत्ति तो जब्त कर नहीं सकते, और चल संपत्ति जो है आपके पास आप जमानत में रख रहे हो कि हमारे बैल जमानत में, हल जमानत में, ये तो पर्याप्त है नहीं है। तो इन्होंने इनको ऋण देने से मना कर दिया। तो गुस्से में आ गया कि यार तू मेरे को टैक्स नहीं, ये मेरे को तू लोन नहीं देगा, मेरे को कर्ज नहीं देगा, इसमें इनको गुस्सा आ गया किसानों को। ठीक है सब। उसके बाद में दक्कन दंगों में और अगर कारण देखा जाए तो एक क्या था, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी पैदा हो गई थी। अब आप कहोगे सर अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी कैसे होगी, क्योंकि वहाँ के जो मांग हुआ करती थी, जैसे क्योंकि अब उस टाइम में भी हमारे देश की मांग जो है, जो कपास वगैरह हो गई, उन प्रोडक्ट्स की मांग अमेरिका वगैरह में हुआ करती थी। अब वहाँ की अर्थव्यवस्था ही अफरा तफरी से गुजर रही है तो वहाँ पर मांग कहाँ से होगी। तो जब वहाँ पर मांग नहीं हो रही तो हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाएंगे नहीं, उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी में थोड़ी सी अफरा तफरी आ गई थी। ठीक है। उसके बाद में भूमि कर जो है उस टाइम पे बढ़ा दिया गया। भाई एक तो पहले से किसान पीड़ित थे, ठीक है, उस टाइम पे किसानों की जो ये टैक्स था वो बढ़ा दिया गया। उसके बाद में पूना सार्वजनिक सभा नाम का एक संगठन हुआ करता था, इसके बारे में भी देखेंगे आगे। पूना सार्वजनिक सभा नाम का संगठन था, ये वहाँ पर प्रचार कार्य चलाता है महाराष्ट्र में खूब, पुणे के आसपास में, कि भैया ये किसानों के साथ गलत हो रहा है और इसका ये होना चाहिए, किसानों को ये मिलना चाहिए। तो अब कोई आदमी आपको आप में जागरूकता पैदा कर रहा है और आपको समर्थन दे रहा है तो आपको लगेगा हाँ भैया सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस प्रकार से जो है ये आंदोलन फिर और बढ़ता है। और साथ साथ देखा जाए तो जो किसान हुआ करते थे वो सूदखोर थे। इन सूदखोरों और किसानों के बीच में पुरानी दुश्मनी भी हुआ करती थी, क्योंकि ये लोग इनसे ऑलरेडी परेशान थे। ये एक अगर आपको 100 रुपये दे दिए ना, अब आप जिंदगी गुजर जाएगी, आपके बच्चे भी नहीं चुका पाएंगे। इसमें 100 रुपये 1000 रुपये, ये तो ये टैक्स लगा, ये कर लगा, माफ़ कीजिएगा, ब्याज लगा देंगे। इस प्रकार से लगा के आपकी पूरी संपत्ति सब जब्त कर लेंगे। तो इनके बीच में पुरानी दुश्मनी भी हुआ करती थी। तो ये सब कारण जो है दक्कन दंगा के पीछे माने जाते हैं। ठीक है। अब जो पूना सार्वजनिक सभा के बारे में बात हुई तो पूना सार्वजनिक सभा के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना देखिए की गई थी 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में। तो इसका ये याद रखना है कब, पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में। और देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की साइट से लिया है, तो ये गलत नहीं हो सकता, है ना। तो 1870 ईस्वी में 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में स्थापित कर दी गई थी पूना सार्वजनिक सभा। और इसके पीछे जो महत्वपूर्ण प्रेरणा कौन थे, वो थे एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। जब हम धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था एम.जी. रानाडे के बारे में, है ना। प्रार्थना सभा को गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने फिर निभाई थी, ठीक है ना। तो पूना सार्वजनिक सभा जो थी 2 अप्रैल 1870 को इसका गठन हो गया था। और एम.जी. रानाडे ने सरकार लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसकी स्थापना की थी। गणेश वासुदेव जोशी सभा के प्रमुख नेता हुआ करते थे, ठीक है। और 6000 व्यक्ति द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में 95 सदस्यों के निर्वाचित निकाय के रूप में भी इसका गठन किया जाता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है इसको। और इसके पहले अध्यक्ष थे श्रीमंत श्रीनिवास राव पंत। कहीं कान में पड़ा होना चाहिए आपको, अगर पूछ ले यूपीएससी आजकल ऐसे कठिन सवाल पूछ लेती है।
और इसके अगर देखें हम और भी इसके सदस्य वगैरह तो राव बहादुर, विजय गुम, आया मुदलियार, है ना, साथ साथ बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, महर्षि अन्ना साहेब पटवर्धन, इस प्रकार की बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं इनके सदस्य इससे जुड़े हुए रहे हैं, इनके अध्यक्ष वगैरह रहे हैं पूना सार्वजनिक सभा के। तो ये हमने देख लिया, और इसमें मेन नाम तो आपको याद रख लेना है, कौन? महादेव गोविंद रानड़े। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया, एक तो नील विद्रोह देख लिया, एक पाबना विद्रोह देख लिया, और एक हमने क्या देख लिया? दक्कन दंगे, है ना। और भी छोटी छोटी चीज़ें हमने अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट, इन सब चीज़ों के बारे में, सोम प्रकाश के बारे में हमने जानकारी हासिल करी है, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में जानकारी हासिल करी है, ठीक है। और कुछ जो और कृषक आंदोलन है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।